तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वीके ओरी चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सब चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा और आप लोग को हेल्प मिलेगी कंप्लीट वीके ओरी को जानने में। और सीयूटी हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, चाहे आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका हाफ ईयरलीज हो, सभी तरह के एग्जाम्स में ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। और चैप्टर 1 से लेकर 12 तक इन वीडियोस में हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में समझाया कि इस पूरे सेशन में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक एक सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू बीओपी, जिसमें हम वीके ओरी की कंप्लीट चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज हर एक पेज को कवर करेंगे, हर एक छोटी से छोटी टॉपिक्स और हर एक्सरसाइजेस को उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में इस पूरी प्लेलिस्ट में बने रहिएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक। और जो बच्चे 12th में अभी आए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस, ये सेशन पूरा बनने वाला है। तो आप इसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आप जब भी इन वीडियोस को देखें तो अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, ठीक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाथों हाथ बताता जाऊंगा, चाहे वो आपका CUET के लिए इम्पॉर्टेंट बने या CBSE के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोनों ही के लिए मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो आप उसको प्लीज़ अपने पास लिखते हुए चलें, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना पड़े कि सर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियोज़ को या आज के इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको इस पूरी सीरीज़ को किस तरह से पढ़ना है। इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप वीके ओरी से पढ़ने तो कैसे पढ़ना है। हम इन पूरे चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास पूरा इंडेक्स है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 एक पार्ट हम बना लेंगे, चैप्टर नंबर 3 और 4 हम सेकेंड पार्ट बना लेंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6 हम एक पार्ट बना लेंगे, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इसको हम नाम दे देंगे फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारा 10, 11 और 12, इन तीनों को हम 5th, 6th और 7th, तो इन तीनों चैप्टर्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम सारे के सारे 12 चैप्टर्स जो हमें 40 मार्क्स में देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल प्लस CBSE एग्ज़ाम्स जो आप 2026 में देने वाले हैं, प्लस CUET, ये तीनों ही चीज़ों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेगी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12। और इसी तरह हम लोग IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वीके ओरी। तो जल्दी से आप इन वीडियोस को देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो वीके ओरी से पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको कोई ट्यूशन नहीं मिल रहा है या बहुत प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक्स माइक्रो प्लस मैक्रो या IED को समझने में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल या कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो आप सबसे पहले ये जो मैंने आपको समझाया है ना, ये अपनी नोटबुक में एक ऐसी नोटबुक प्रिपेयर करिए जो चैप्टर 1 से 12 तक आपके साथ रहे, जो इन सीरीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जो आपको वीके ओरी में देखने को मिलेगा। अब बेसिकली इसमें है क्या, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो ज़्यादा हमें चीज़ें डिटेल्ड में यहाँ नहीं बताई गई हैं, बस एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। माइक्रो हम सबको पता है और मैक्रो हम सबको पता है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है हम बात करते हैं इंडिविजुअल। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो के बारे में बात करेंगे। और जब हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे तो एक वर्ड आपको याद रखना है, AGGREGATE, एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हालांकि आगे भी इसका पूरा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, तो अगर आप इन के हिसाब से चलें तो ये कह रहे हैं
एक टर्म है इकोनॉमिक्स की जो ओरिजिन करी गई है ग्रीक वर्ड से, मैक्रोस। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में हाथों हाथ। जो ये टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक टर्म है, ये बेसिकली ली गई है एक ग्रीक वर्ड से। ये CUT के लिए इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, जिसका नाम है ओइको और दूसरा नाम है नॉर्म्स। ओइको का मतलब होता है हाउस एंड नॉर्म्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे लिए हमारा हाउस क्या है, हमारे लिए हमारा हाउस है इंडिया। तो इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मैक्रो और माइक्रो का डिस्कशन पूरे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, तो 12th की बात करेंगे तो मैक्रो की इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आप ये सब डेफिनेशंस देखेंगे यही बताया गया है। तो JM कीन्स हैं, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की आप ये वाली पूरी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। यह एक डेफिनेशन है जो मैं आपको हाथों हाथ लिखवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सेव कर लीजिएगा। तो एक डेफिनेशन है छोटी सी, आप उससे माइक्रो भी बना सकते हैं और उससे मैक्रो भी बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा, तो आप नोट्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे या मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डायरेक्टली मुझे नोट्स मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, द टर्म इकोनॉमिक्स तो हमें समझ में आ गया। माइक्रो की बात करें तो हम ऐसे लिख लीजिएगा, व्हेन वी स्टडी अबाउट different kind of economic activities, when we study about different kind of economic activities at individual level, known as माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब आप ये डेफिनेशन लिखें तो आप यहाँ पे एक वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्या अंडरलाइन करेंगे, आपको पता है, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी आप ज़रूर लिखेगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल सिंपल से हो जाएंगे। जब माइक्रो की बात आएगी तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म। सो ये आप डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो आप इसको बना सकते हैं। अब ऐसे ही इसी से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसी से माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल से बन जाएगी। बस एग्रीगेट की जगह आपको क्या करना है, इंडिविजुअल की जगह आपको क्या करना है, एग्रीगेट लगाना है। तो एग्रीगेट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट फर्म। तो ये आपकी माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन बन गई। आप चाहें तो मैक्रो की डेफिनेशन ये वाली भी याद कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाली भी याद कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये वाली भी याद कर सकते हैं। दोनों ही डेफिनेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच स्टडी इकोनॉमी इशूज़ और प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इन्होंने होल वर्ड यूज़ किया है, आप एग्रीगेट वर्ड जो मैंने आपको यहाँ बताया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखिए, पूरा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये बनता नहीं है, बस यहाँ से MCQs हमें देखने को मिल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। तो अगर हम माइक्रो मैक्रो के डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताइए। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है स्कार्सिटी आई होप आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है आपका कमी। हमारे पास, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, रिसोर्सेज आर स्कार एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है और रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं। तो आपसे कभी पूछे वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, तो आप यही क्वेश्चन बना सकते हैं, रिसोर्सेज आर स्कार एंड रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव। तो स्कार्सिटी का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक जो है, जो हमारे पास कमी है, उस कमी को आप कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, या किसी फर्म या किसी इंडस्ट्री की बात करेंगे। तो हालांकि यहाँ पे एक डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन बनाएगा जो हमने पीछे लिखी है। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, और यहाँ जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो किस लेवल पे बात हो रही है, एज अ होल बात हो रही है। तो इसकी ये इन्होंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है।
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब जो आपने रिसोर्सेज बनाया है, जो आपने रिसोर्सेज अर्न करा है, उस रिसोर्सेज को आप कैसे एलोकेट करेंगे, मतलब जगह अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वहीं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल। यहाँ पे जो अर्न करा है कैसे उसे माइक्रो लेवल पे एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे जो अर्न करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे एग्रीगेट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंज्यूमर, बस आपको क्या लगाना है यहाँ पे, एग्रीगेट लगाना है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ऑब्वियसली लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्यों होगा, क्योंकि भाई लिमिटेड क्यों है, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और जब माइक्रो की बात कर रहे हैं तो स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं। जब स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं तो क्या होगा, स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपका क्या बोलते हैं, इसमें स्मॉल लेवल पे बात करेंगे तो आपका इंडिविजुअल है, इसीलिए ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करें, और ये लिमिटेड एडिशन इसलिए माना गया है। अगर हम वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये एग्रीगेट लेवल पर वाइडर डिग्री ऑफ, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग होंगे वो लिमिटेड होंगे। अब मैक्रो की बात होगी तो लोगों का पूरी इकोनॉमी की बात होगी, पूरी इकोनॉमी की बात होगी तो लोग तो लिमिटेड नहीं होंगे, लोग क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एजेंट्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एजेंट होते हैं वो तो होते हैं जैसे आप हो गए, मैं हो गया, जैसे इंडिविजुअल फर्म हो गई कोई, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एजेंट होते हैं ना, वो पूरी देश की इकोनॉमी को चलाते हैं या देश को चलाते हैं, जैसे RBI, ठीक है, जैसे ट्राई का क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, जो नेटवर्क्स देखता है, NHAI जो रोड्स देखता है। तो ये हैं पूरे होल लेवल पे। अगर ये कोई भी पॉलिसी में चेंजेस करते हैं तो इससे किसी एक इंडिविजुअल को फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे सभी लोगों को फ़र्क पड़ता है। जैसे RBI ने रेपो रेट को चेंज कर दिया, तो रेपो रेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो रेपो रेट चेंज होने की वजह से जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए, तो इंटरेस्ट रेट में चेंज आएंगे तो उससे सभी लोगों को फ़र्क पड़ेगा, किसी एक इंडिविजुअल को फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात, ये होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। और अगर हम बात करें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी का मतलब क्या होता है, जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, और जब मैक्रो की बात करेंगे तो हम बात करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आगे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप कोई से भी 5 पॉइंट इसके याद कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस की बात करें तो, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आप यही डिफरेंस क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में, स्कूल की या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया मैं पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में हम लोग इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है हमें। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी, मतलब एक दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द वन मार्केट। जब हम वन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है, पार्शियल। अब वन मार्केट है तो ऑब्वियसली हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा भी होगा, तो वन मार्केट है, वन मार्केट ऑन द एजम्पशन देयर इज़ नो चेंज इन मार्केट, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट। जब हम वन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो के बारे में बात करेंगे। और वहीं अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑल द मार्केट के बारे में बात करेंगे। मतलब मार्केट में जितने भी लोग हैं या जितनी भी मार्केट में शॉप्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अब हम सबको पता है जब ऑल की बात होगी तो किसकी बात होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। देखो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में दिखाऊँ उसको, तो कहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्शियल इक्विलिब्रियम इज़ द मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया, पार्शियल है, माइक्रो की बात हो रही है। वहीं जनरल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, जनरल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो बात हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जनरल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो बात हो रही है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड
जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब माइक्रो, जनरल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्रो। माइक्रो मतलब वन और मैक्रो मतलब ऑल द मार्केट। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस, जो ये आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको दे रखा है इन्होंने सेविंग इज़ वर्च्यू और वाइस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। सेविंग इज़ वर्च्यू और वाइस। सेविंग सबको पता है क्या होती है। सेविंग हमारी होती है जो हम अपने अकाउंट्स में या घरों में सेव करके रखते हैं। वर्च्यू एंड वाइस, सबसे पहले तो वर्च्यू और वाइस का मतलब लिख लो। वर्च्यू और वाइस का मतलब क्या होता है, आपको पता है वर्च्यू और वाइस का मतलब? चलिए, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। वर्च्यू का मतलब होता है गुड और वाइस का मतलब होता है बैड। अब लोग कहते हैं, सब लोग तो हमसे कहते हैं कि भैया पैसा सेव करो, पैसा सेव करो। हमारी इकोनॉमिक्स कह रही है सेविंग बुरी बात है और अच्छी बात भी है। हमने तो अभी तक यही सुना था कि सेविंग अच्छी होती है, बुरी कैसे है? तो आइए समझते हैं सेविंग बुरी कैसे है। सेविंग किससे रिलेट करती है? आप सेविंग कैसे ज़्यादा करोगे? सेविंग जो हमारी डिपेंड होती है ना, हमेशा याद रखना, सेविंग डिपेंड होती है हमारी इनकम पे। इनकम मतलब इकोनॉमिक्स में लिख लो, ये आगे हमें हेल्प करेगा। इनकम का मतलब होता है वाई। इकोनॉमिक्स में इनकम को हम लिखते हैं वाई और सेविंग को लिखते हैं एस। तो सेविंग और इनकम में कौन सा रिलेशन होगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। और सेविंग और इनकम और कंजम्पशन में कौन सा रिलेशन होता है? इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? एक पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब इनकम का एक फॉर्मूला है, याद कर लो, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अगर हमने 100 रुपये कमाए, 80 खर्च कर लिए, 20 सेव कर लिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात करते हैं सेविंग कैसे अच्छी है और सेविंग कैसे बुरी है, जो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल सेविंग इज़ वर्च्यू। चलो एक बार लिख के देखते हैं। अगर हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेविंग क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब अभी हमने पढ़ा गुड। चलो इसको भी आगे कंसिडर करेंगे। ही कैन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक कैन आ रेगुलर इनकम बट द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल सेविंग इज प्रूव टू बी वाइज। अगर हम पूरी एग्रीगेट लेवल की बात कर रहे हैं इनके हिसाब से, तो ये कह रहे हैं सेविंग वाइज है, मतलब बैड है। चलो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इंडिविजुअल मतलब माइक्रो लेवल पे अगर कोई सेव कर रहा है तो वो अच्छा है। अगर कोई मैक्रो लेवल पे सेविंग कर रहा है तो वो क्या है? बुरा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ये क्या कह रहा है। चलो एक फ्रेश पेज पे समझते हैं सेविंग इज़ गुड और बैड। चलो अभी मैंने आपको बताया सेविंग, ये कह रहे हैं सेविंग गुड और बैड दोनों है। एक एग्जाम्पल समझो, आपके घर में सपोज एग्जाम्पल है, एजम्पशन है, ठीक है, 10 लोग हैं। 10 में से सपोज 9 लोग कमाते हैं, एक कोई बच्चा है जो नहीं कमा रहा है। अब इन 9 में से पहले एक इंसान सेव कर रहा था, तो 10 लोग क्या कर सॉरी एक इंसान सेव कर रहा था तो कितने लोग? 8 लोग एक्सपेंडिचर कर रहे थे। अब क्या हुआ, इस 9 में से 2 लोगों ने सेविंग कर दी तो 7 लोग क्या हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। चलो तब भी सही है। अब इन 9 में से 3 लोगों ने सेविंग कर दिया और 6 लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब इन 9 में से 4 लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया तो कितना हुआ? कितने लोग सेविंग कर रहे हैं? आपके 5 लोग सेविंग कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेविंग कम हो रही है, सेविंग्स जैसे जैसे हो रही बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है। अब सेविंग और एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट होता है? अब देखो, इमेजिन करो इन 9 में से 9 लोग सेव करने लगे तो क्या कोई एक्सपेंडिचर करेगा? भाई जब सब सेव करेंगे तो एक्सपेंडिचर कैसे होगा? अब इस केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमी में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखो, जब 9 में से 2 लोग सेव कर रहे थे, 2 लोग सेविंग कर रहे थे और 7 लोग एक्सपेंडिचर कर रहे थे, तो ये इकोनॉमी कंडीशन ठीक थी। अब सेविंग ज़्यादा होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैसे सेविंग बैड है? अब इमेजिन करो हम लोगों ने सेविंग बढ़ा दी। अब सेविंग बढ़ाई है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो गया होगा। जब कंजम्पशन कम हुआ तो इसका मतलब हमने डिमांड कम करी होगी। जब डिमांड कम करी है, मार्केट में हम चीज़ों को ख़रीदने नहीं जा रहे हैं, तो सप्लाई भी कम होगी। जब सप्लाई कम हो रही होगी तो क्या प्रोडक्शन होगा? तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, ओब्वियसली प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या इंडस्ट्रीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा? इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। जब इंडस्ट्रीज़ कम हो जाएंगी तो वहाँ पे लोग, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे या कम होंगे?
जब इंडस्ट्रीज़ कम हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब लोग जब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, कम होगी। जब इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो फिर से ये चेन बन जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में कुछ लोग सेव कर रहे हैं तो अच्छा है। जैसे इकोनॉमिक में 2 लोग सेव कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे तो इज़ वर्च्यू, बट अगर 7 लोग सेव करने लगे तो ये क्या हो जाएगा, वाइस हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इमेजिन करो सेविंग कम हो रही है, सेविंग कम हुई तो कंजम्पशन बढ़ा होगा, तो डिमांड बढ़ी होगी, तो लोग क्या करेंगे, जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडस्ट्री ज़्यादा लगी, जब इंडस्ट्री ज़्यादा लगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों ने डिमांड ज़्यादा करा, फिर से डिमांड हुआ, सप्लाई बढ़ा, प्रोडक्शन, तो एक चेन है। आप समझ में आया। सेविंग अगर 1-2 लोग मतलब माइक्रो लेवल पे हो रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, सेविंग इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है तो अच्छी बात है, और सेविंग अगर एग्रीगेट लेवल पे हो रही है तो क्या है, बुरी बात है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेविंग इज़ वर्च्यू और वाइस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और हालांकि बहुत सारे क्लास टीचर्स या बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टीचर्स स्कूल में इसको पढ़ाते नहीं हैं। तो आपका होमवर्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है माइक्रो और मैक्रो में कि ये माइक्रो है, मैक्रो। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, एक सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है तो सीमेंट इंडस्ट्री किसका पार्ट हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी मैंने आपको समझाया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बस ये आपको एक्सरसाइज करनी है घर से। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे लास्ट में मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, स्कोप क्या होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं और इसके स्कोप्स क्या होते हैं। इसके स्कोप्स की बात करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। आपको इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताऊं, इसके स्कोप्स को याद करने के लिए आप इसके चैप्टर्स के नेम याद कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बात यहाँ कर रहे हैं। तो हम क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको चैप्टर्स के नेम याद हो गए तो आपको ईजिली क्या हो जाएगा, याद समझ में आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है वो अभी आने वाले समय में हम पूरा डिटेल्ड में समझेंगे, ठीक है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम मनी देखेंगे, कैसे मनी हमारी इकोनॉमी में काम करता है, ठीक है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन लिख लो। इन्फ्लेशन का मतलब पता है क्या होता है आपको, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, बताओ उसका आंसर। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब चीज़ें सस्ती होती हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे इकोनॉमी में कंट्रोल होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है, मतलब हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करने के लिए, कैसे आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। और कैसे हम लोग फॉरेक्स करते हैं। फॉरेक्स मतलब क्या, इंडिया अपने आप ही सब कुछ बना सकता है, नहीं ना, उसको बाहर से एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, और बाहर को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाहर की कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। मतलब लेन देन हमारी इकोनॉमी में बाहर से चलता है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन अभी हर एक टॉपिक का हम लोग पूरे चैप्टर्स हैं ये, तो पूरे चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे आगे तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये चैप्टर्स के नेम हैं, इसके हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें ये पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन देता है। पूरी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे नेशनल इनकम कैसे काम करती है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हम कम कर सकते हैं, कैसे बजट अच्छा बनाएं जिससे इकोनॉमी बूस्ट करे, ठीक है। रोड मैप फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही है कि हम ऐसे रोड मैप तैयार करें कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ना तो महंगाई ज़्यादा हो ना ही चीज़ें ज़्यादा सस्ती हों, तो ये भी ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितना हमने एक्सपोर्ट किया जितना हमने इंपोर्ट किया उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब इन सब के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में एक और प्रॉब्लम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब इसमें देखेंगे। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कैसे डिमांड बढ़े इकोनॉमी में उसकी पॉलिसी बनाएंगे, कैसे सप्लाई बढ़े उसकी पॉलिसी बढ़ाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े उसकी पॉलिसी बढ़ाएंगे, कैसे लोग डिमांड ज़्यादा करें,
ये हमने बता दिया। उसके बाद कैसे हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्टर्स बने, बहुत एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट कम करे, तो इन सब पॉलिसीज़ की बात करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इसके बाद आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पे इन्होंने पावर पॉइंट दे दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक्स में दे रखा है। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैक्रो, माइक्रो, आईडी, स्टैट सब देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली 25 और 26 वाले बच्चे, यानी जो भी 12th कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। सो फाइनली चैप्टर नंबर 1 मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ही इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की क्लासेस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें द इकोनॉमिक्स हब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 के साथ।